सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस का क्लास यर्थ का एनसीईआरटी बुक का यह लेसन 1 से लेकर के लेसन 9 तक का यह पूरा एक कंप्लीट नोट्स है। अगर आप इसे देख लेते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपका लेसन 1 है वह है कैसे, कब और कहाँ। इसमें कौन कौन से आपके 1 लाइनर नोट्स हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आपको लेसन वाइज मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे यानी पहला जो लाइन है वह है इतिहास अतीत के घटनाओं और समाज में हुए परिवर्तनों का क्या है, अध्ययन है। दूसरा यहाँ पे है इतिहास अतीत को समझने के लिए विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों का उपयोग करते हैं। अभिलेख, सरकारी दस्तावेजों, पत्र, डायरी, समाचार पत्र और आत्मकथाएं इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, ठीक है ना। मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लोग इसको देख करके आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि एक एक लाइन में ये दिया गया है, ठीक है ना। देखिए अगला, अंग्रेजों के समय सरकारी रिकॉर्ड का सुव्यवस्थित या कह सकते हैं कि व्यवस्थित रख रखाव किया जाता था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सभी इंपॉर्टेंट्स हैं आपको, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको जितने मिलेंगे सब इंपॉर्टेंट मिलेंगे आपको। देखिए नेक्स्ट आपका है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में क्या किया था, बांटा था, जिसमें से पहला था आपका हिंदू, दूसरा आपका मुस्लिम, तीसरा जो था आपका वो था ब्रिटिश। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा था और जिन कालखंडों में बांटा था उसके नाम क्या है। तो जिस कालखंडों में उसने बांटा था वह 3 थे और वह 3 आपके थे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। जेम्स मिल की यह काल विभाजन पद्धति इतिहासकारों द्वारा आलोचना का विषय रहा, ठीक है ना। इतिहासकार जो थे उन्होंने इसकी आलोचना की, बुराई की कि जेम्स मिल ने जो भारतीय इतिहास को इन 3 कालखंडों में उसने जो बांट रखा है वह सरासर गलत है, ऐसा नहीं उसे करना चाहिए। अंग्रेजों ने भारत में सर्वेक्षणों को बहुत महत्व दिया, यानी अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में बहुत सारे सर्वे करवाए, ठीक है ना, बहुत सारे सर्वेक्षण करवाए थे, ठीक है ना, उसको महत्व ज्यादा देते थे। सर्वेक्षणों में भूमि, जनसंख्या, वनस्पति, वन, फसल और संसाधनों की जानकारी एकत्र की जाती थी, ठीक है। जनगणना के माध्यम से जनसंख्या से संबंधित जानकारी एकत्र की जाती थी। औपनिवेशिक शासन में सरकार कार्यालय और रिकॉर्ड रूम महत्वपूर्ण क्या थे, केंद्र थे। यानी औपनिवेशिक शासन में सरकारी कार्यालय और रिकॉर्ड रूम का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि ये सब केंद्र हुआ करता था। इतिहासकार, यानी यहां पर बात करेंगे, कह रहा है कि इतिहासकार केवल सरकारी दस्तावेजों पर निर्भर नहीं रहते थे, ठीक है ना। निजी पत्र, यात्रियों के विवरण, समाचार पत्र और साहित्य भी इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, ठीक है ना। और कह रहा है कि इतिहास में तिथियां जो है ना वो घटनाओं के क्रम को समझने में सहायता करती हैं। केवल राजाओं और युद्धों का इतिहास ही इतिहास नहीं है, यानी कह रहा है केवल राजाओं का और जो युद्ध का, यानी जो राजाओं के बारे में और युद्धों के बारे में जो इतिहास है वो ही केवल इतिहास नहीं है। यह जरूरी नहीं कि केवल वही इतिहास है। आम लोगों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और आदिवासियों के जीवन का अध्ययन भी क्या है, इतिहास है, ठीक है ना। चलिए सब इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक करके सब आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आगे कह रहा है यहाँ पे कि अंग्रेजों ने भारत में प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए अनेक रिकॉर्ड तैयार किए। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने भारत के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र की। इतिहासकार स्रोतों की विश्वसनीयता और संदर्भ का विश्लेषण करते थे। अलग अलग स्रोत किसी घटना को अलग अलग तस्वीर क्या करते थे, प्रस्तुत करते थे। इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोतों की तुलना करना आवश्यक है। चलिए अब इस लेसन से देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट हैं। तो पहला फैक्ट क्या है आपका, पहला है कि यहाँ पर कि भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में किसने बांटा, तो जेम्स मिल ने बांटा। प्रथम औपनिवेशिक स्रोत क्या है, सरकारी रिकॉर्ड। जनसंख्या की जानकारी क्या कहलाता है, जनगणना कहलाता है। भूमि और संसाधनों की जानकारी सर्वेक्षण कहलाता है। इतिहास के स्रोत क्या है, तो दस्तावेज हैं, पत्र है, डायरी है, समाचार पत्र है और अभिलेख हैं, ठीक है ना। यह आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए। इसमें से पहला क्वेश्चन आपका है कि जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा था, 3 कालखंडों में।
जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या से संबंधित जानकारी एकत्र करना। औपनिवेशिक शासन में सर्वेक्षण क्यों कराए जाते थे? तो भूमि, संसाधन, जनसंख्या और आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए। क्या सरकारी दस्तावेज इतिहास का एकमात्र स्रोत था? नहीं। केवल हम सरकारी दस्तावेज को इतिहास का स्रोत नहीं मान सकते, ठीक है ना, नहीं, यह अन्य स्रोत भी महत्वपूर्ण है। इतिहासकारों के लिए समाचार पत्र क्यों महत्वपूर्ण है? तो इतिहासकारों के लिए समाचार पत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे उस समय की घटनाओं और समाज के बारे में जानकारी देते थे, उसमें निकलता था, उसमें से वो देख लेते थे, ठीक है ना। तो यह लेसन 1 का था। अब लेसन 2 की अगर हम बात करें, देखिए लेसन 2 क्या दिया हुआ है? लेसन 2 आपका है व्यापार में साम्राज्य तक, यानी व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता। यानी अंग्रेज भारत में व्यापार करने के पर्पज से आए थे, लेकिन व्यापार करते करते कैसे उन्होंने अपना साम्राज्य बना लिया, इस चीजों को हम इसमें देखेंगे। चलिए पहला देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 में क्या किया था? 1600 ईस्वी में व्यापार का चार्टर दिया था, यानी व्यापार करने का जो परमिशन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की जो महारानी एलिजाबेथ थी उन्होंने 1600 ईस्वी में दिया था, ठीक है ना। कंपनी भारत में मुख्य रूप से मसाले, रेशम और कपास का व्यापार करने आई थी। यानी शुरुआत में कंपनी जो थी, जब वो भारत आई थी तो वहां भारत से वो मसालों के, रेशम के और कपास का व्यापार करने के पर्पज से केवल आई थी, ठीक है ना। कंपनी ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री कहा। मतलब जब कंपनी भारत आए तो उनका जो व्यापारिक केंद्र था भारत में, उसको उन लोगों ने क्या बोला? फैक्ट्री नाम दिया, ठीक है ना। और कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, ठीक है ना। सूरत में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री उन्होंने स्थापित की कंपनी ने। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, जो कि सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, यानी कंपनी के बीच में हुआ था, ठीक है ना। और उस युद्ध से ही कह सकते हैं कि बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला हार जाते हैं, उनके साथ धोखा होता है, उनका ही सेनापति, ठीक है ना, उनके साथ मतलब धोखा किया रहता है। और कंपनी कह सकते हैं कि कंपनी की शुरुआत थी भारत में, एक तरह से कह सकते हैं कि भारत को गुलाम बनाने का ये पहला कह सकते हैं कि श्रेणी था वहां से। प्लासी युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व जो किया था वो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में पराजित हुए थे। मीर जाफर सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी का साथ दिया था, क्योंकि मीर जाफर ही उस समय उनका क्या था? सेनापति था, ठीक है ना। तो उसने युद्ध करने से क्या करता है? वो मना कर देता है, ठीक है ना। सिराजुद्दौला को ये बात समझ में आ जाती है। प्लासी के बाद कंपनी ने बंगाल की राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाया और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ठीक है ना। और बक्सर के युद्ध में कंपनी ने मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम देती की संयुक्त सेना को क्या किया था? हराया था। यानी जो बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसमें मीर कासिम था। मीर कासिम कौन था? वो मीर जाफर का क्या था? वो मीर जाफर का दामाद था, ठीक है ना। और जो सुजाउद्दौला थे और शाह आलम थे, इन लोगों से मतलब कह सकते हैं कि संयुक्त सेना थी। ये लोग मिल करके कंपनी के साथ वो लड़ रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? उन्हें बक्सर के युद्ध में उन्हें हरा दिया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। देखिए अगला इसमें दिया हुआ है कि 1765 ईस्वी में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी प्राप्त हो गई, ठीक है ना। और दीवानी का अर्थ होता है राजस्व वसूलने का अधिकार। यानी 1765 में कंपनी को मतलब बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से कह सकते हैं कि जो राजस्व है, ठीक है ना, जो कर है, टैक्स है, वो वसूलने का अधिकार मिल गया। कंपनी ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों की क्या की? भर्ती की। कंपनी ने भारतीय राज्यों पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए विभिन्न राजनीतिक नीतियों का भी क्या किया? प्रयोग किया। लॉर्ड डलहौजी ने सहायक संधि, जिसको सब्सिडरी अलायंस की नीति कहा गया, ठीक है ना, उसको अपनाया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि यानी सब्सिडी अलायंस की नीति अपनाई। सहायक संधि यानी सब्सिडी अलायंस के तहत भारतीय शासकों को कंपनी की सेना रखने और उसका खर्च उठाने के लिए बाध्य किया जाता था। यानी जो सब्सिडरी अलायंस था उसका मतलब ये था कि जो भारतीय शासक यानी जो भारत के जो राजा हैं वह कंपनी की सेना अपने पास रखेंगे। यानी कंपनी उनकी क्या करेगी? कंपनी उनकी देखरेख करेगी, ठीक है ना। और उसके बदले में कंपनी को राजा से क्या? मोटा पैसा मतलब मिलना था, ठीक है ना। अब देखिए लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि हड़प नीति अपनाई, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। और यह एक ऐसी नीति थी जिसके तहत अगर किसी राजा का अपना खुद का पुत्र नहीं होता था तो वो किसी को मतलब गोद लेकर के, मतलब किसी को वह गोद लेकर के उसको राजा नहीं बना सकते थे, ठीक है ना। तो लॉर्ड डलहौजी ने ये मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स
की नीति अपनाई थी। हड़प नीति के अंतर्गत उत्तराधिकारी न होने पर कंपनी राज्य को अपने अधीन कर लेती थी। कंपनी धीरे धीरे व्यापारिक संस्था से भारत की प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गई। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है अब उसको हम बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में पहला क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की मतलब स्थापना आपका 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे जो कि 1757 की क्रांति में हार जाते हैं कंपनी से। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक है ना, जिसमें आपके 3 लोग मिलकर के किए थे, उसमें सुजाउद्दौला थे, मीर कासिम थे। ठीक है ना, इस तरह से एक लोग और थे। ठीक है ना। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि लाया था और लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट थे। ठीक है ना, जिससे रिलेटेड ये हैं। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो 1757 में हुआ था। प्लासी के युद्ध के समय यानी कह सकते हैं कि प्लासी के युद्ध में कंपनी की ओर से नेतृत्व किसने किया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 1764 में। कंपनी को दीवानी अधिकार कब मिली, 1765 में मिल गई थी। ठीक है ना। और सहायक संधि की नीति किसने अपनाई, लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनाई थी। और हड़प नीति किससे संबंधित है, तो लॉर्ड डलहौजी से। और ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके, हर लेसन के लास्ट में ऐसे ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लेसन है आपका जो कि काफी इंपॉर्टेंट ये भी है, लेसन 3 है, ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना। तो ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना क्या है इसमें, तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट है। पहला कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद भूमि से राजस्व वसूलने पर क्या किया, विशेष ध्यान दिया। और कंपनी के लिए भूमि राजस्व आय का क्या था, प्रमुख स्रोत बन गया। ठीक है ना। ये सब जानने वाली चीज है, काफी इंपॉर्टेंट है क्लास ईयर का ये जो आपका हिस्ट्री है। कंपनी को अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करने की आवश्यकता थी। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त, जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, लागू किया। ठीक है ना। और ये जो परमानेंट सेटलमेंट था यानी अस्थाई बंदोबस्त मुख्यतः बंगाल बिहार में लागू किया गया था। इस व्यवस्था में जमींदारों को किसानों से राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी दी गई थी। जमींदारों को कंपनी को एक निश्चित राशि यानी जमींदारों को कंपनी को एक निश्चित राशि राजस्व के रूप में देनी थी। यदि जमींदार समय पर राजस्व नहीं दे पाते थे तो उनकी जमीन नीलाम कर मतलब की जा सकती थी। ठीक है ना। कंपनी ने किसानों से अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए कई नई राजस्व व्यवस्थाएं लागू की। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार का सीधा समझौता किसानों से होता था और रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः दक्षिण भारत में लागू की गई थी। थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था से प्रमुख रूप से जुड़े हुए थे। ठीक है ना। और महलवाड़ी जो व्यवस्था है वो 1822 में होल्ट मैकेजी ने विकसित किया था। महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व निर्धारण गांव या महल के आधार पर किया जाता था। महलवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः उत्तर पश्चिमी प्रांतों में लागू हुई और अंग्रेजों की जो राजस्व नीतियों से किसानों पर भारी आर्थिक दबाव पड़ा था। ठीक है ना। चलिए और इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट, कह रहा है कि अधिक राजस्व की मांग के कारण किसान अक्सर कर्ज में डूब जाते थे। अंग्रेजों ने किसानों को नगदी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया। अब नगदी फसलों में क्या था, नगदी फसलों में ज्यादातर वो लोग इंडिगो यानी नील की खेती के लिए ज्यादातर मतलब प्रोत्साहित करते थे। तो कह रहा ना यहाँ पे अगला, नील एक महत्वपूर्ण नगदी फसल थी और नील की खेती को लेकर किसानों में असंतोष बढ़ा और नील विद्रोह यानी 1859-60 में हुआ था। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं इंडिगो रिवॉल्यूशन यानी क्रांति एक हुई थी। ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। पहला दिया अस्थाई बंदोबस्त, इसमें आपका जमींदारों के साथ राजस्व। ठीक है ना। रैयतवाड़ी सीधे किसानों से समझौता, दक्षिण भारत में था ये। और महलवाड़ी यानी गांव यानी महल के आधार पर राजस्व को वसूलना, महल का मतलब भी यहाँ पे गांव होता है। और नील विद्रोह कब हुआ था, तो जो नील विद्रोह है आपका वो हुआ था आपका 1859-60 में। ठीक है ना। चलिए अब कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ आपका ट्रिक भी दिया हुआ है। ट्रिक आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जमी से जमींदार मतलब अस्थाई बंदोबस्त, रैयत किसान रैयतवाड़ी और महल यानी गांव यानी महल यानी महलवाड़ी। ठीक है ना। ऐसे कुछ बनाया हुआ यहाँ पे दिया ना, यहाँ पे जमी रैयत महल, इसको आप लोग नोट करके अपने हिसाब से इसको देख लेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था, 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त में राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी किसकी थी, जमींदारों की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में समझौता
किससे किया जाता था? तो किसानों से, ठीक है ना। और महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व किस आधार पर तय होता था? तो गांव और महल के आधार पर। नील विद्रोह कब हुआ? 1859-60 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था में कौन प्रमुख रूप से जुड़ा था? थॉमस मुनरो जुड़े थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट लेसन देखते हैं। नेक्स्ट लेसन कौन सा है? और नेक्स्ट लेसन है आपका आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पहला कह रहा है कि आदिवासी समुदायों का जीवन मुख्यतः जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर था। आदिवासी समुदाय में अनेक अलग अलग जनजातियां शामिल थीं। मुंडा, संथाल, गोंड, भील और खोड प्रमुख आदिवासी समुदायों में से थे। आदिवासी लोग शिकार, पशुपालन, खेती और जंगल से प्राप्त वस्तुओं पर निर्भर रहते थे। कई आदिवासी समुदाय झूम खेती, जिसको बोलते हैं स्थानांतरित खेती, करते थे, ठीक है ना। झूम खेती में कुछ समय के लिए एक स्थान पर खेती करके दूसरे स्थान पर चले जाते थे। अंग्रेजों ने जंगलों पर अपना नियंत्रण बढ़ाना शुरू किया और वन कानूनों के कारण आदिवासियों के पारंपरिक अधिकार प्रभावित हुए, ठीक है ना। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट यहाँ से लाइन थे, और भी है इसमें। चलिए और भी देखते हैं इसमें और क्या क्या है। देखिए कह रहा है कि बाहरी लोगों को आदिवासी समाज में दीकू कहा जाता था। यानी दीकू जो शब्द था वह बाहरी लोगों के लिए था, यानी आदिवासी समाज में अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता था तो उसको दीकू कहते थे, ठीक है ना। महाजन, व्यापारी, जमींदार और साहूकार आदिवासियों के लिए शोषण के स्रोत बन गए। साहूकार आदिवासियों को कर्ज देकर उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते थे। अंग्रेजों की नीतियों से आदिवासी समाज में असंतोष बढ़ा। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ और संथाल विद्रोह के नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। ये नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग। बिरसा मुंडा आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ठीक है ना। मुंडा आंदोलन के, बिरसा मुंडा जो थे मुंडा आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को दीकुओं और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संगठित किया। बिरसा मुंडा के आंदोलन को उल गुलान, ठीक है ना, यानी इसको कह सकते हैं कि महान हलचल कहा जाता है। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के लिए एक बेहतर और स्वतंत्र समाज की कल्पना की थी। बिरसा मुंडा यानी बिरसा आंदोलन मुख्यतः छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रभावशाली था और आदिवासी विद्रोह औपनिवेशिक शासन और शोषण के विरुद्ध प्रतिरोध का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है ना। चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं और कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है ना, क्या क्या है। देखिए इसमें पहला जो दिया हुआ है, बाहरी लोग को क्या कहते थे? दीकू कहते थे। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ। संथाल नेता में आपके सिद्धू और कान्हू थे। प्रमुख मुंडा नेता बिरसा मुंडा थे। बिरसा आंदोलन कब हुआ था? उल गुलान। और प्रमुख क्षेत्र छोटा नागपुर। और प्रमुख आजीविका क्या था उनका? कृषि, शिकार, पशुपालन और वन उत्पादन, ठीक है ना, इसमें था इनका। बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को देख लीजिए। तो कह रहा है कि आदिवासी समाज में बाहरी लोगों को क्या कहते थे? दीकू। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56 में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू और कान्हू ने। और बिरसा मुंडा किस जनजाति के संबंधित थे? मुंडा से। बिरसा मुंडा के आंदोलन को क्या कहा गया? उल गुलान। और बिरसा मुंडा आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र कौन था? छोटा नागपुर, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है लेसन 5, ठीक है ना। लेसन 5 क्या है आपका? जब जनता, ठीक है ना, जब जनता बगावत करती है, यानी 1857 की क्रांति, यानी यहां पर हम बात करेंगे 1857 और उसके बाद क्या हुआ, ठीक है ना। तो वैसे तो आपको पता है कि 1857 यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई थी, जिसमें मंगल पांडे का प्रमुख रोल था, लेकिन उनका ही रोल नहीं कह सकते हैं कि और लोगों का भी मतलब रोल होना था, लेकिन जो युद्ध की जो शुरुआत थी वो बैरकपुर के जेल से ही हो गई मंगल पांडे के नेतृत्व में, ठीक है ना। चलिए देखिए इसमें कह रहा है कि 1857 का जो विद्रोह है वह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक बड़ा विद्रोह था। 1857 का विद्रोह मुख्य रूप से सैनिकों, सिपाहियों से शुरू हुआ और बाद में कई क्षेत्रों में क्या हो गया? फैल गया। विद्रोह का तत्काल कारण नई एनफील्ड राइफल के कारतूस थे। सैनिकों को यह धारणा फैल गई कि कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी थी। मंगल पांडे ने बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह किया। मेरठ में विद्रोही
दिल्ली पहुंचे, ठीक है ना। मेरठ के जो विद्रोही थे वो कहाँ पहुंच गए, वह दिल्ली पहुंच गए, ठीक है ना। और विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम सम्राट थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया, ठीक है ना। इस तरह से इन अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से नेतृत्व हुआ, अलग अलग लोगों के अंडरशिप में। नाना साहेब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व लिया, ठीक है ना। और तात्या टोपे नाना साहेब के प्रमुख सहयोगी थे। कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। और विद्रोह के कारणों से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक असंतोष शामिल थे। यानी विद्रोह का कई कारण था, ठीक है ना, जिसमें राजनीतिक कारण भी था, आर्थिक कारण भी था, सामाजिक कारण भी था और धार्मिक कारण भी आपका था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें डलहौजी की जो हड़प नीति से कई भारतीय शासक असंतुष्ट थे, तो यह भी एक कारण था। किसानों, जमींदारों और सैनिकों में भी अंग्रेजी शासन के प्रति क्या थी, असंतोष थी, ठीक है ना। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को सैन्य शक्ति से क्या किया, दबा दिया। 1858 में भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। और 1858 के बाद भारत में ब्रिटिश शासन की नई शुरुआत हुई, ठीक है ना। चलिए अब इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं और जो फैक्ट है उसको देखते हैं। सबसे पहले विद्रोह कब हुआ था, 1857 में, और उसके तत्काल कारण क्या थे, कारतूस, ठीक है ना। और मेरठ विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 में। दिल्ली के नेता थे बहादुर शाह जफर, ठीक है ना, जो कि अंतिम मुगल शासक भी थे ये, ठीक है ना। और झांसी की जो रानी थी वो रानी लक्ष्मीबाई थी। और कानपुर से जो विद्रोह का मतलब कह सकते हैं कि जो नेतृत्व कर रहे थे नाना साहेब थे। बिहार से कुंवर सिंह थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल थे। और 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन भारत में लागू हो गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, तो मेरठ से शुरू हुआ। 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण क्या था, एनफील्ड राइफल के कारतूसों का विवाद। विद्रोहियों ने दिल्ली में किसे अपना नेता बनाया, बहादुर शाह जफर को। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर में किसने किया, नाना साहेब। और बिहार में किसने किया, कुंवर सिंह। और 1858 का में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हट गया और ब्रिटिश क्राउन के अधीन मतलब भारत का शासन चला गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। अगला जो आपका लेसन है वह क्या है आपका, यह है आपका बुनकर, लोहा बनाने वाले और कारखाने। चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से आपके क्वेश्चंस हैं। पहला, 18वीं शताब्दी में भारत में सूती और रेशमी वस्त्रों की दुनिया भर में क्या थी, बहुत ही ज्यादा मांग थी। भारतीय कपड़ा उद्योग विशेष रूप से बंगाल में विकसित था। भारतीय बुनकरों द्वारा बनाए गए कपड़े अपनी गुणवत्ता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय वस्त्रों को बड़े पैमाने पर व्यापार करती थी। कंपनी ने बुनकरों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या किया था, गोमास्ता नियुक्त किया था। गोमास्ता क्या था, तो कह रहा है कि गोमास्ता कंपनी का वेतन पाने वाला अधिकारी था जो बुनकरों से कपड़े खरीदने और निगरानी करने का कार्य करता था। कंपनी बुनकरों को अग्रिम राशि देती थी और अग्रिम लेने वाले बुनकरों को कंपनी के लिए ही कपड़ा तैयार करना पड़ता था। बुनकरों को अपने कपड़े अन्य व्यापारियों को बेचने की स्वतंत्रता नहीं रहती थी। कंपनी द्वारा कम कीमत देने के कारण कई बुनकरों को आर्थिक स्थिति क्या हो गई, खराब हो गई, ठीक है ना। तो अंग्रेजों का यही कह सकते हैं कि मतलब था कंपनी का, ठीक है ना। कंपनी द्वारा कम कीमत देने पर कई बुनकर थे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद मशीन से बनने वाले जो कपड़े थे उसका विकास हुआ। ब्रिटेन में मशीन से बने कपड़ों के कारण भारतीय कपड़ा उद्योग को भारी नुकसान हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कपड़ों पर कई प्रकार के कर और प्रतिबंध लगा दिए, ठीक है ना। और भारत से कच्चा कपास ब्रिटेन भेजा जाने लगा। ब्रिटेन में कपड़ा मिलों के विकास के साथ भारत में भी आधुनिक कारखानों की स्थापना शुरू हुई। भारत की पहली सफल सूती कपड़ा मिल 1854 में यानी मुंबई में स्थापित किया गया था। और भारत का पहला आधुनिक लौह और इस्पात उद्योग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी से जुड़ा था, ठीक है ना। चलिए और देखिए इसमें क्वेश्चन है,
इसमें दिया हुआ है यहाँ पे TISCONE टाटा की कंपनी है, इसकी स्थापना हुई थी 1907 में, ठीक है ना। और टाटा का जो संबंध है वो जमशेद जी टाटा से था। और औद्योगिक विकास के बावजूद भारत में पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्प का महत्व बना रहा, ठीक है ना। चलिए फैक्ट देख लेते हैं कुछ इसमें जो इंपॉर्टेंट है। पहला क्या दिया हुआ है इसमें, कह रहा है कि कंपनी का बुनकरों पर नियंत्रण क्या कहलाता था, कौन करता था, गोमास्ता। प्रमुख भारतीय वस्त्र क्या था, सूती व रेशमी कपड़े। औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन से जुड़ा था, सबसे पहले ब्रिटेन में ही आपकी आई थी औद्योगिक क्रांति, ठीक है ना। अब आगे देखिए, पहली सफल सूती मिल बंबई में बना था 1854 में। और उसके बाद जो आपका TISCONE टाटा की जो कंपनी थी लौह इस्पात वाली, यह 1907 में जमशेद जी टाटा, ठीक है ना, ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि गोमास्ता क्या है। गोमास्ता क्या था, तो कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी जो बुनकरों पर निगरानी करता था। कंपनी बुनकरों को अग्रिम राशि क्यों देती थी, उन्हें कंपनी के लिए कपड़ा बनाने के लिए बाध्य करने के लिए, ठीक है ना। भारत का पहली सफल सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित है, बंबई 1854 में। और TISCO की स्थापना कब हुई थी, 1907 में। और TISCO किससे संबंधित है, लौह और इस्पात उद्योग से। और भारतीय कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ, यानी किससे हुआ, तो ब्रिटेन में बने मशीनों से जो कपड़े थे उसकी वजह से, ठीक है ना। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे लेसन 7 की बात करेंगे। और लेसन 7 क्या है आपका, वह है महिलाओं, जाति एवं सुधार। क्या है इसमें, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में अनेक सामाजिक और आर्थिक क्या हुआ था, सुधार आंदोलन का विकास हुआ। सुधारकों ने महिलाओं की स्थिति, शिक्षा, जातिगत भेदभाव और धार्मिक प्रथाओं जैसे मुद्दों पर आवाज उठाई थी। राजा राम मोहन राय सामाजिक सुधार के प्रमुख समर्थक थे, यानी यह एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि अच्छे सोशल रिफॉर्मर में से एक थे। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को क्या किया था, विरोध किया था। और 1829 में सती प्रथा पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। सती प्रथा वही प्रथा थी जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को भी जिंदा क्या किया था, जला दिया था। यह एक ऐसी प्रथा थी जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले किया था। और 1829 में उन्होंने सती प्रथा को क्या किया था, कानूनी तरीके से प्रतिबंध किया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। ज्योतिबा फूले ने जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता का विरोध किया। ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी जितने भी आप देख रहे हैं सब के सब आपके क्या है, ये कोई ना कोई सोशल रिफॉर्मर है, ठीक है ना। जैसे ज्योतिराव फूले सत्यशोधक समाज की स्थापना उन्होंने किया था, ठीक है ना, ज्योतिराव फूले ने। सावित्रीबाई फूले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। सावित्रीबाई फूले भारत की प्रारंभिक महिला शिक्षिकाओं में से एक थी। फूले दंपति ने लड़कियों और वंचित वर्गों के लिए विद्यालय खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडिता रमाबाई ने महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए काम किया। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। सुधार आंदोलनों ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन माना। जाति व्यवस्था के कारण समाज के कई वर्गों को शिक्षा और अवसरों से वंचित रखा गया। निम्न जातियों के सुधारकों ने समानता और सम्मान के लिए संघर्ष किया और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने भारतीय समाज में शिक्षा, समानता और महिलाओं के अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, ठीक है ना। तो ये सब इसमें से क्या थे, महत्वपूर्ण थे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसको देख लीजिए। क्या है इंपॉर्टेंट इसमें, पहला कह रहा है कि राजा राम मोहन राय यह सती प्रथा का विरोध करने वाले थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह को मतलब यह समर्थन करने वाले थे। ज्योतिराव फूले जाति विरोधी आंदोलन, सावित्रीबाई फूले महिला शिक्षा, पंडिता रमाबाई महिला शिक्षा व अधिकार, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, सर सैयद अहमद खान आधुनिक शिक्षा, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए इसमें जो कि काफी इंपॉर्टेंट्स हैं। क्या है, सती प्रथा का विरोध किसने किया, राजा राम मोहन राय ने।
सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा? 1829 में। विधवा पुनर्विवाह के समर्थक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1856 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिराव फूले ने। लड़कियों की शिक्षा के लिए किसने महत्वपूर्ण कार्य किया? सावित्रीबाई फूले ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्या थे, यहाँ से क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपका जो लेसन है 8 है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं लेसन 8 क्या है। लेसन 8 है आपका राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण 1870 के दशक से 1947 तक। चलिए देखिए, कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, मतलब तेजी से हुआ। भारतीयों ने अंग्रेजी शासन की आर्थिक और राजनीतिक नीतियों का विरोध किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना 1885 में हुई। कांग्रेस के गठन में ए.ओ. ह्यूम की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई यानी मुंबई में हुआ। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे और प्रारंभिक जो कह सकते हैं कि यहाँ पर कह रहा है ना कि प्रारंभिक कांग्रेस नेताओं को उदारवादी कहा जाता था। उदारवादी नेता संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखते थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल उग्र राष्ट्रवादी नेताओं में से मतलब प्रमुख थे, यानी गरम दल के थे। इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। किसको? बाल गंगाधर तिलक को बाल के नाम से, लाला लाजपत राय को लाल के नाम से और बिपिन चंद्र पाल को पाल के नाम से, नहीं लाल बाल पाल के नाम से इन तीनों लोगों को जाना जाता था। ये उग्र राष्ट्रवादी नेताओं में से एक थे, यानी गरम दल के नेता थे। ठीक है ना। चलिए अगला इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, सबके सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए कह रहा है कि 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन में भारतीय वस्तुओं का उपयोग पर जोर दिया गया था और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा को स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख हथियार बनाया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के भारत में शुरुआती आंदोलन में से एक था और 1919 का जो रॉलेट एक्ट बिना मुकदमे के गिरफ्तारी की अनुमति देता था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और 1920-22 का जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। 1930 में दांडी मार्च का साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को बल मिला और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रमुख नारा था वह था आपका करो या मरो, यानी डू और डाई। ठीक है ना। चलिए इसमें और इंपॉर्टेंट है, 2 और पॉइंट है, देख लीजिए। है 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के साथ भारत का विभाजन भी हुआ, जिसमें भारत को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है ना। एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान, बाकी एक आपका इंडिया था। ठीक है ना। चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। गांधी जी भारत लौटे थे 1915 में और चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। दांडी मार्च जो हुआ था नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में और भारत की स्वतंत्रता 1947 की है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्या है? देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। भारतीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। और भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 में। ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस लेसन से। चलिए अब लास्ट लेसन जो है आपका एनसीईआरटी का क्लास ईयर्थ का ये, और वह है आपका स्वतंत्रता के बाद भारत। ठीक है ना। स्वतंत्रता के बाद भारत कैसा था? ठीक है ना। किस तरह के चैलेंजेस थे उसके सामने? देखिए कह रहा है कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के साथ भारत का विभाजन भी हुआ। भारत के सामने स्वतंत्रता के बाद अनेक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां थी। रियासतों का एकीकरण स्वतंत्र भारत की प्रमुख चुनौतियों में से एक था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
बीपी मेनन ने भी रियासतों के एकीकरण में प्रमुख योगदान दिया था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र कह सकते हैं कि देश यानी राष्ट्र बन गया। भारत ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया। स्वतंत्र भारत में सभी वयस्क नागरिकों को मतदान देने का अधिकार दिया गया, ठीक है ना, सबको मतदान देने का अधिकार दिया गया, ठीक है ना। चलिए अब इसमें आगे और देख लेते हैं क्या है। देखिए इसमें कह रहा है आगे कि स्वतंत्र भारत में सभी वयस्क नागरिकों को मतदान देने का अधिकार दिया गया और भारत के पहले आम चुनाव यानी भारत के पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, यानी भारत जब आजाद हुआ तो पहले जो प्रधानमंत्री बने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। भारत में राज्यों के पुनर्गठन की मुख्य कह सकते हैं कि जो विशेषता थी वो भाषाई आधार पर उठी थी और 1956 का जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम राज्यों के पुनर्गठन में महत्वपूर्ण था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की। भारत ने कृषि, उद्योग और वैज्ञानिक विकास पर जोर दिया। हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और समानता के सिद्धांत को महत्व दिया। स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक लोकतांत्रिक और विविधतापूर्वक राष्ट्र के रूप में अपनी अलग पहचान क्या की, मजबूत की, ठीक है ना। चलिए अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फैक्ट है, उसको देख लेते हैं पहले। तो पहला दिया है भारत को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को। संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को। पहले प्रधानमंत्री थे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू। रियासतों का एकीकरण किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पहले आम चुनाव 1951-52 में हुआ, ठीक है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम आपका 1956 में हुआ था, ठीक है ना। चलिए अब कुछ प्रश्न है इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं, ठीक है ना। क्या है देखिए, कह रहा है कि भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और स्वतंत्र भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। रियासतों का एकीकरण किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और भारत में पहले आम चुनाव हुए थे 1951-52 में। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब हुआ था? 1956 में। तो ये जो आपके थे ना एनसीईआरटी क्लास ईयर्थ का, यह आपका पूरा कह सकते हैं कि ये कंप्लीट आपका हिस्ट्री का पूरा एक पार्ट था, जो कि सीटेट पेपर 2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्लास 6 का, क्लास 7th का ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिए। और यह जो वीडियो था आपका, यह आपका क्लास ईयर्थ का था, ठीक है ना। तो आई थिंक ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आगे आने वाले वीडियोस को भी क्या करेंगे, आप देखते रहेंगे, ठीक है ना। आई थिंक आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।